अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली थी और मेरे जहन में नरगिस की आवाज़ गूंज रही थी। यह आपने क्या किया? उन अल्फाज में सुकून था। उन अल्फाज से दिल को एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। काफ़ी है। अगर नरगिस को मेरे इशार का एहसास हो गया है तो अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जिंदगी से यूं ही कौन सी दिलचस्पी रह गई थी। रहे ना रहे, मैं जो चाहता था वो हो गया था। मोहब्बत भी क्या बुरी शय है। इंसान की ख्वाहिशात किस कदर अहमकाना है। मैंने नरगिस को पसंद किया था, वो भी एक लड़की थी, नरमा गुदाज जिस्म की मालिक। लेकिन उन लड़कियों के जिस्म भी नरगिस से कम गुदाजो हसीन नहीं थे जो मेरी जिंदगी में आ चुकी थीं। उनके लिए दिल ने कुछ नहीं सोचा था। जब वो जुदा हो गईं तो उनकी जुदाई का कोई एहसास भी नहीं हुआ था। लेकिन अब मैंने उन जैसी ही एक लड़की के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आखिर क्यों? उसमें क्या खसूसियत थी? मैं अगर शेखर की बात मान लेता तो वो भी एक रात के लिए मेरे बिस्तर की जीनत बन जाती। उसके जिस्म के नशेब फराज से मुझे आगे ही हो जाती और बस। इसके अलावा और क्या चाहिए था? लेकिन फितरत, क्या कोई भी इंसान फितरत की तफसीर बन सकता है? अपनी ख्वाहिशात का तज्जिया कर सकता है? मुमकिन है कोई इसका दावा करता हो, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। दुनिया में कुछ ऐसी ख्वाहिशों का भी वजूद है जिनसे हम खुद नावाकिफ हैं। नहीं समझ सकते कि वो क्यों दिल में आती हैं, लेकिन इंसान उनमें कामयाब होकर ही सुकून महसूस करता है। जैसे दाऊद रहमानी, वो अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस शख्स को मौत के हवाले कर दिया जो उनकी बेटी की इज्जत का मुहाफिज था। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो अगर चाहते तो मेरी काविशों का सिला दे सकते थे। वैसे मेरे ख्याल से वो कसूरवार भी नहीं थे। उनके ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया कि वो एक कातिल को निकल जाने में मदद दें। एक पुलिस अफसर ने अपना जूता मेरे मुंह पर रख दिया और मैं ख्यालात की दुनिया से निकल आया। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। मैं जानता था कि अगर मैंने उससे जूता हटाने की फरमाइश की तो यही जूता पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर पड़ेगा और उसके बाद ना जाने मेरे चेहरे का जाविया क्या बन जाएगा। जूते के तले में लगी हुई मिट्टी मेरी आंखों में पड़ी तो मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं। उस वक्त बेबस गाय की तरह पड़े रहना ही अच्छा था। जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो शायद ट्रक से ही लाश उतारी जा सकेगी। वो इतने ही गजबनाक और झुंझलाए हुए मालूम हो रहे थे। तकलीफ का सफर भी तवील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हो। ना जाने कितनी देर ट्रक चलता रहा, फिर वो पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गया। उसे रुकता महसूस करके मैंने गहरी सांस ली। वैसे गर्दन पर बंधी हुई रस्सी की वजह से अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पुलिस वाले नीचे उतरने लगे। उसके बाद मेरी रस्सियों को जुम्बिश दी गई। मैं जल्दी से नीचे कूद गया। अगर गर्दन की रस्सी खींच ली जाती तो लेने के देने पड़ जाते, लेकिन मुझे फौरन ही अपनी इस कोशिश पर हंसी आ गई। मरने के लिए तैयार हूं, ना भी तैयार हूं तो मार दिया जाऊंगा, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन गर्दन की बंदिश से खौफजदा होकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस जगह मुझे उतारा गया था वहां से थोड़े फासले पर कुछ बड़े पुलिस अफसर भी खड़े थे। सिपाहियों का एक गिरोह उनसे कुछ दूर मुअद्दब खड़ा था। एक भारी भरकम पुलिस ऑफिसर ने मुझे देखकर अपने करीब खड़े हुए दूसरे मातहत अफसर को कोई हुक्म दिया और मातहत तेजी से उस तरफ बढ़ा। उसने मुझे लाने वालों से कुछ कहा। मुझे लाने वाले जल्दी जल्दी मेरी गर्दन और कमर की रस्सियां खोलने लगे। फिर उन्होंने मेरे बाजुओं और पांव की रस्सियां भी खोल दी, लेकिन थोड़ी दूर खड़े हुए पुलिस वालों ने मेरे ऊपर राइफलें तान ली थीं। फिर मेरे हाथों में खास किस्म की हथकड़ियां डाल दी गईं। पैरों में भी चमकती हुई बेड़ियां डाल दी गई थीं। चंद सेकंड में मेरी समझ में आ गया कि मेरे साथ ये रियायत क्यों की गई थी। बहुत से अखबारी रिपोर्टर अंदर घुस आए और मेरी तस्वीरें बनाने लगे। चंद रिपोर्टरों ने पुलिस अफसरों के नजदीक आने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि अभी इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया जाएगा। अखबारी रिपोर्टर जब तस्वीरों से फारिग हो गई तो मुझे अंदर ले जाया गया। शायद ये पुलिस हेड ऑफिस का जदीद तरीन हॉल था जहां मुझे लाया गया। मजबूत फौलादी दरवाजे और खास किस्म की दीवारें वो मुझसे बहुत खौफजदा थे। हॉल में तकरीबन 2 इंच मोटी सलाखों का एक पिंजरा बना हुआ था। मुझे उसमें धकेल कर दरवाजा बंद करके ताला डाल दिया गया। पुलिस अफसरों की पूरी जमात हॉल में घुस आई थी। पिस्तौल बरदार मुहाफिज हॉल के कोनों पर जम गए और 4 मुसल्लह मुहाफिज मेरे कटहरे के गिर्द खड़े हो गए। ये खौफनाक इंतजामात देखकर मुझे दहशत भी महसूस हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। खूब बेटे आरिफ जमाल, इश्क में ख्वार होकर क्या शोहरत पाई है। सैकड़ों अफसाने और दर्जनों मकौले मुझे याद आने लगे। इस औरत ने ना जाने दुनिया में कौन कौन सी कहानियां तरतीब दी हैं। पुलिस अफसरों की जमात एक चमकदार मेज के गिर्द बैठ गई।
खामोश हॉल एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। बड़े बड़े अफसर गहरी सोच में डूबे हुए थे। नए नए लोग आ रहे थे और कुर्सियां भरती जा रही थीं। फिर चंद सादापोश लोग आए। वो कीमती सूट पहने हुए थे। पुलिस वालों ने कुर्सियां छोड़कर उनका इस्तकबाल किया। आने वालों में से हर एक मुझे गहरी नजरों से देखने लगा। बिल्कुल चिड़ियाघर की सी कैफियत थी। मैं भी खामोशी से आने वालों को देख रहा था। फिर हॉल के दरवाजे बंद हो गए। मेज पर कुछ फाइल नजर आई और एक पुलिस अफसर ने खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। मैं मोहतरम होम सेक्रेटरी की तवज्जो इस खतरनाक शख्स की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं जिसका नाम आरिफ जमाल है। यह शख्स चंद साल कबल एक मामूली हैसियत का क्लर्क था और एक मामूली से फ्लैट में शरीफों की सी जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन वाकयात के मुताबिक इसे एक लड़की से इश्क हो गया और जब ये उसे हासिल करने में नाकाम हो गया तो जिस फर्म में ये काम करता था वहां से एक बड़ी रकम लेकर फरार हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस वक्त कुछ गैर मामूली ताकतें रखने वाली इसकी सलाहियत सामने आई। इसने पुलिस के साथ बार बार फ्रॉड किया और कई बार उसके निर्गे से निकल गया। इस दौरान इसके एक हमशक्ल को भी देखा गया, लेकिन इसके कहने के मुताबिक वो इसका किराए का आदमी था जिसके चेहरे पर मेकअप कर दिया गया था। दूसरी बार इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया तो इसने जेल की सलाखों को तोड़कर 2 सिपाहियों को कत्ल कर दिया और फिर दीवार तोड़कर निकल भागा। पुलिस के आला अफसरान की इत्तला है कि ये किसी गैर मामूली साइंसी कुव्वत का हामिल है या फिर मुमकिन है इसे कोई और कुव्वत हासिल हो। पुलिस से टकराव पर इसने हैरत अंगेज सलाहियतों का मुजाहिरा किया है जिस पर अक्ल हैरान है। उनमें से चंद मोटी मोटी बातों की तफसील इस फाइल में मौजूद है। पुलिस अफसर ने एक फाइल होम सेक्रेटरी के सामने रख दी। वो फाइल मुख्तलिफ लोगों में घूमती रही। थोड़ी देर खामोशी के बाद उस पुलिस अफसर की आवाज फिर उभरी। हम नहीं जानते जनाब अली कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस शख्स में पोशीदा हैं, ना ही हम इसका कोई तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इस खौफनाक शख्स को जिंदा रहने का मौका देकर हम शहरियों के लिए एक खतरा मोल ले लें। ना जाने यह भयानक इंसान किन रास्तों पर चल पड़े। हर शहरी की जिंदगी कीमती है। अगर सिर्फ इखलाकी कदरों को निगाह में रखकर हम इसके खिलाफ कोई बाकायदगी इख्तियार करें तो नहीं कहा जा सकता कि इस दौरान क्या हो जाए। अगर हमें बाकायदगी के लिए मजबूर किया जाएगा तो हम शहरियों की जिंदगी के ज़िया के लिए जवाबदेह नहीं होंगे जो इसके हाथों जाया होगी। कोई नहीं कह सकता कि ये अपनी पुरस्कार कुव्वतों से काम लेकर क्या कर बैठे। हम अब तक इसे कैद रखने में नाकाम हुए हैं। इसलिए इज्जत माब जनाब वजीर दाखिला से दरख्वास्त की गई थी कि इसकी फौरी मौत के अहकामात सादिर करें ताकि मासूम शहरियों को एक खौफनाक शख्स से निजात दिलाई जाए। एक पुलिस अफसर की पूरी तकरीर मैंने सुनी और फिर मैंने गहरी सांस ली। मेरे हलक में एक गोला सा अटक गया। आंखों में आंसुओं की नमी झलकने लगी। तो ये था मेरी जिंदगी का इख्तिताम। कैसा अनोखा इख्तिताम है ये। पैदा हुआ होऊंगा तो ना जाने वालिदैन ने कितनी खुशियां मनाई होंगी, लेकिन अब उनके दिल कब्र में कैसे तड़प रहे होंगे कि उनके दिल के टुकड़े के साथ क्या सलूक हो रहा है। क्या मैं इसी काबिल था? जो कुछ हुआ था इसमें मेरा कसूर किस हद तक था आप खुद तज्जिया कर सकते हैं। हाँ, 2 बेगुनाह सिपाही मेरे हाथों हलाक हुए थे, वाकई मजलूम थे। उन्हें कत्ल करके मैं शर्मिंदा था, लेकिन मेरी शर्मिंदगी पर कौन ध्यान देता है? कौन मेरे दिल की गहराइयों में झांकता है? रही शेखर और उसके साथियों की बात, तो मेरे ख्याल में मैंने उन्हें कत्ल करके खुद पर से गुनाहों का बोझ कम कर दिया था। उन वहशी दरिंदों को कत्ल करना हर इंसान का फर्ज था। उस पर मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं था। फिर पुलिस ऑफिसर्स और नए आने वाले धीमी आवाज में गुफ्तगू करने लगे। यकीनन मेरे सिलसिले में ही गुफ्तगू हो रही थी। वो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक आदमी उठकर बाहर निकल गया और चंद मिनट के बाद एक टाइपिस्ट के साथ अंदर आ गया। टाइपिस्ट टाइप मशीन उठाए हुए था। फिर मशीन पर कुछ टाइप किया जाने लगा। मैं खाली खाली निगाहों से यह सब कुछ देख रहा था। मेरी मौत के सामान हो रहे थे। क्या आप ऐसे किसी आदमी की हालत का तज्जिया कर सकते हैं? मैंने हमेशा जिंदगी से बेजारी का इजहार किया था। मैं हर वक्त मौत को गले लगाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन अब जब मौत मेरे करीब आ रही थी तो मेरा दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह फिड़फिड़ा रहा था। अब मैं पिंजरा तोड़कर निकल भागना चाहता था। अब मैं जिंदा रहना चाहता था। इस दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज होना चाहता था, लेकिन बेबस था। चंद लोग, चंद जिंदा इंसान एक इंसान की जान के लागू थे। वो उससे उसकी जिंदगी छीन रहे थे। आखिर क्यों? क्या किया था मैंने उनका? मेरे ज़हन में तरह तरह के अंदेशे उभर रहे थे। मैं उस कागज को मुख्तलिफ लोगों के सामने देख रहा था जो टाइप किया गया था। उस पर दस्तखत हो रहे थे। फिर वो लोग अपने काम से फारिग हो गए। एक कागज मेरे सामने लाया गया। एक पुलिस ऑफिसर ने कलम खोलकर मेरे सामने कर दिया। आरिफ जमाल, ये तुम्हारे जुराइम की तफसील है। इसमें तुमने अब तक के जुराइम का इकरार किया है। इस पर दस्तखत कर दो। ऑफिसर ने भारी आवाज में कहा और मैं इनकार नहीं कर सका।
मैंने कांपते हुए हाथों से कलम लेकर उस कागज पर दस्तखत कर दिए। मेरी कुव्वत इरादी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मेरी आंखें मौत के खौफ से फट गई थीं। दुनिया तारीक हो गई थी और अब चारों तरफ मौत का अंधेरा फैल चुका था। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, मुजरिम आरिफ जमाल, तुम्हारे भयानक जुराइम की फहरिस्त तवील है। तुम जानते हो तुमने अमन पसंद शहरियों के साथ और कानून के मुहाफिजों के साथ क्या सलूक किया है। कानून की मजबूरियां कानून के आड़े आती हैं। कानून के तहत तुम पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था, लेकिन वाकयात शाहिद हैं कि तुम अपने पुरस्कार कुव्वतों का सहारा लेकर हमेशा पुलिस की कैद से निकल जाते हो। पिछली बार तुमने कानून के 2 मुहाफिजों को भी कत्ल कर दिया था। चुनाचे वजारत दाखिला से तुम्हारी मौत के लिए खसूसी इजाजतनामा हासिल कर लिया गया है और तय किया गया है कि तुम्हें फौरी तौर पर गोली मार दी जाएगी। इजाजतनामा मिल चुका है। अब से 10 मिनट बाद तुम्हें गोली मार दी जाएगी। पुलिस ऑफिसर खामोश हो गया। मैं भी खामोश था, बोलता भी क्या। हाथ पांव मफलूज हो गए थे। कानों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चंद मिनट में मौत का तमाशा होने वाला था। पुलिस अफसरों की जमात बाहर चली गई, लेकिन उसी वक्त चंद अफसरों के साथ पुलिस का एक मुसल्ला दस्ता अंदर आ गया। मुझे पिंजरे से निकाला गया। टांगें बेकार हो गई थीं, इसलिए पुलिस वालों ने मेरी बगलों में हाथ दे दिए और मुझे हॉल से बाहर निकाल लाए। हेडक्वार्टर की इमारत के एक सुनसान गोशे में मुझे ले जाया गया और एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया। उस वक्त मेरे जहन से हर ख्याल मिट गया था। मुझे कुछ होश नहीं था, बस आंखें खुली हुई थीं। मनाजिर निगाहों के सामने थे, लेकिन जहन उन्हें समझने से कासिर था। फिर ना जाने कहां से जहन में कलमे का ख्याल आया। आखिर मैं मुसलमान हूं, आखिरी बार कलमा तो पढ़ लूं। साथ ही जहन में मुकद्दस अल्फाज गूंजने लगे। जुबान तो तालू से चिपकी हुई थी। लम्हा लम्हा गुजर रहा था। चंद बड़े पुलिस अफसर भी मक्तलगाह में आ गए थे। उनके इशारे पर 2 राइफल बरदारों ने राइफलें सीधी कर लीं और राइफलों की गोल स्याह नालियां मेरी निगाहों के सामने नाचने लगीं। अभी इनसे सनसनाती हुई गोलियां निकलेंगी और पहलू में पेवस्त हो जाएंगी। आह, मौत की अजियत कैसी होगी। जान किस तरह निकलती है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे जान निकल रही हो, दिल फिड़फिड़ा रहा हो। वक्त हो गया। सिपाहियों ने घोड़े चढ़ाए। पुलिस अफसर का हाथ उठा और 2 धमाके हुए। तकलीफ का एहसास कैसा? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं शायद मरने से पहले मर गया था। फिर कुछ आवाजें कानों में गूंजी, जिनमें पुलिस अफसर की कड़क भी शामिल थी। सही निशान ना लो गधो, ये क्या हमाकत है। बदहवास पुलिस वालों ने दोबारा राइफलें सीधी कर लीं। वो पहले निशाने के खता होने पर शर्मिंदा थे। उन्होंने निशाना तो सही लिया था, लेकिन दोनों की चलाई हुई गोलियां दीवार में लगी थीं। फासला भी ज्यादा नहीं था। जल्दी करो, पुलिस ऑफिसर ने हुक्म दिया। 2 धमाके फिर हुए, लेकिन इस बार गोलियां पहले से भी ज्यादा फासले पर लगीं। उस वक्त मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू का एहसास हुआ। याद नहीं आ रहा था कि ये खुशबू कहाँ सूंघी थी। हवास वापिस आ रहे थे। पुलिस वालों की बदहवासी देखने के काबिल थी। गधे हो तुम दोनों। खैबर खान, दिलदार, आओ और जल्दी करो अहमको। 2 सिपाही आगे बढ़ाए और उन्होंने फुर्ती से राइफलें सीधी कर लीं, लेकिन अचानक वो दोनों जमीन से ऊपर उठना शुरू हो गए। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। उनके हलक से डरी डरी चीखें निकल रही थीं। फिर उन दोनों के हाथ से राइफलें छूटकर नीचे गिर पड़ीं और वो दोनों जमीन पर उतरने के लिए इस तरह हाथ पांव मारने लगे जैसे साइकिल चला रहे हों। खुद पुलिस अफसरों के मुंह हैरत से खुल गए। दूसरे कुछ पुलिस वाले फिजा में बुलंद होने वालों की टांगे पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। हाँ, उनकी पतलूनें जरूर उतर आई थीं। ये सब इसी बदमाश की कार्रवाई है। एक पुलिस अफसर चीखा और उसने फुर्ती से अपने होलिस्टर से पिस्तौल खींच लिया, लेकिन अचानक उसका पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर फिजा में बुलंद हो गया। अभी वो ऊपर उठे हुए पिस्तौल को हैरत से देख रहा था कि उसे अपने बाएं सिमत एक चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। एक पुलिस कांस्टेबल की पतलून गायब थी। वो सिर्फ कमीज पहने अपनी बरहनगी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दोनों पुलिस वाले धड़ाम से नीचे गिर पड़े जो फिजा में बुलंद थे, और उनके करीब खड़े 2 और पुलिस वाले बुलंद हो गए। फिर वो भी नीचे गिरे और उनकी जगह 2 और पुलिस वाले बुलंद हो गए। फिर तो एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। पुलिस के 2 कांस्टेबल फिजा में बुलंद होकर नीचे गिर रहे थे। अचानक एक अफसर को अपने जिस्म पर एक सरसराहट सी महसूस हुई और उसने चीख मारकर बाहर छलांग लगा दी। जब अफसर ही भाग जाए तो पुलिस कांस्टेबल कहाँ ठहर सकते थे। जरा सी देर में भगदड़ मच गई। बाकी तमाम ऑफिसर भी भाग गए। उन नादीदा कुव्वतों के खिलाफ वो कर भी क्या सकते थे, और मैं सकते के आलम में ये सब कुछ देख रहा था। अब वो नादीदा खुशबू भी मुझे याद आ गई थी। ये तालूत की खुशबू थी। हाँ, ये उसी की खुशबू थी जिसे मैं भूल चुका था। फिर तालूत मेरे सामने नमूदार हो गया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी।
پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری ہتھکڑیاں توڑ دیں اور میرے پاؤں سے بیڑیاں بھی نکال دیں۔ آؤ عارف، اس نے کہا، اور نہ جانے کیوں میرا ذہن غصے سے کھول اٹھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم جا سکتے ہو، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ آؤ میرے دوست، آؤ بھی، اس نے نرمی سے کہا۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ تم یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کچے سہاروں کے ساتھ میں کب تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ مجھے مرنے دو، میں مرنا چاہتا ہوں، میں نے گرج کر کہا۔ اس وقت ضد مت کرو عارف، بعد میں برا بھلا کہہ لینا، طالوت عاجزی سے بولا۔ میں نہیں جاؤں گا طالوت، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، براہ کرم تم چلے جاؤ۔ چلتے کیوں نہیں؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا اور میری کلائی پکڑ لی۔ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، میں نے کلائی چھڑانے کی جد و جہد کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس نے میرے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر خود کو گرنے سے روکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کسی قالین پر ٹک گئے ہیں، سرخ رنگ کے خوبصورت قالین پر۔ کہاں وہ کھردری زمین جو میرا مقتل تھی اور کہاں نرم و گداز قالین۔ میں احمقوں کی طرح اس قالین کو گھورنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں۔ طالوت کی ٹانگیں میرے سامنے تھیں، وہ ایک نفیس پتلون پہنے ہوئے تھا۔ آہستہ آہستہ میری نگاہیں اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خجالت اور شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا طالوت، خواہ کچھ بھی ہو جائے تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں کسی کا توفیلی بن کر زندہ نہیں رہوں گا، میں موت قبول کر چکا ہوں، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے، براہ کرم یہاں سے چلے جاؤ اور انہیں اپنا کام کرنے دو۔ طالوت جھکا، اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کھڑا کر دیا۔ تب مجھے بدلے ہوئے ماحول کا احساس ہوا، لیکن میرے حواس تو اس طرح معطل تھے کہ قالین کو نظر انداز کر کے میں خود کو اسی جگہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، یہ نامانوس جگہ تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا طالوت، تم نے مجھے وہاں سے لا کر اچھا نہیں کیا۔ موت میرا مقدر ہے، صرف موت ہی میرا مقدر ہے، پھر زندگی کے تعاقب میں بھاگنے سے کیا فائدہ؟ بیٹھ جاؤ عارف، کیا تم اپنے دوست کی کوئی بات نہیں سنو گے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ دوست؟ پوری دنیا میں کون میرا دوست ہے؟ مجھ مجہول انسان سے دوستی کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا طالوت، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تقدیر میرے لیے جو کچھ متعین کر چکی ہے اسے ہونے دو، آج نہیں تو کل ایسا ہوگا، پھر آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے عارف، میری کوتاہی پر مجھے معاف کر دو۔ یقین کرو میں ایک ایسی الجھن میں پھنس گیا تھا کہ نکل ہی نہ سکا، ورنہ تمہیں یہ تکلیف نہ ہوتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اگر آئندہ ایسے خطرناک حالات پیش آئے تب بھی میں ساتھ رہوں گا۔ میں اس وقت تو بدحواس ہو گیا تھا، ورنہ ایک بار مجھے معاف کر دو میرے دوست، صرف ایک بار معاف کر دو، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر میں خاموشی سے اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، ایک غمزدہ احساس لیے کہ میں اس دنیا میں کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکا۔ طالوت نے ایسے لہجے میں کہا کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے طالوت، لیکن تم یہ تو سوچو میری زندگی اب میری نہیں ہے، مجھ سے ایسے ایسے جرائم سرزد ہو گئے ہیں کہ اب یہ دنیا کسی قیمت پر مجھے معاف نہیں کرے گی۔ آخر کب تک تم میری مدد کرتے رہو گے؟ جب مرنا ہی ہے تو مر جانے دو۔ میں کہہ چکا ہوں میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے، اور پھر سچ پوچھو عارف تو تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ تم نے ایک معمولی سا جرم کیا تھا، چند ماہ کی سزا کاٹ کر تم آزاد ہو جاتے اور پھر امن کی زندگی بسر کرتے، لیکن میں نے تمہیں غلط راستوں پر لا ڈالا۔ اس کا ایک ذمہ دار میں ہوں، میں تمہاری طرف سے دی ہوئی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، مگر میری مختصر سی داستان تو سن لو۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور طالوت ایک گہری سانس لے کر بولا، اس روز جب تم نرگس رحمانی سے ملاقات کے لیے جانے والے تھے، تم نے دیکھا ہوگا کہ راسم میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کوئی اطلاع دی تھی جس پر میں نے کہا تھا کہ تم نرگس رحمانی کے پاس جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا۔ راسم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک پورا گروہ میری تلاش میں سرگرداں ہے، ابا حضور خود اس کی سرکردگی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پراسرار قوتیں ہیں۔ راسم نے مجھے بتایا تھا کہ شہر کے کونے کونے میں میری تلاش جاری ہے اور وہ ادھر کا رخ بھی کر چکے ہیں۔ چنانچہ میں اس گھر سے فرار ہو گیا، جہاں بھی میں نے روپوش ہونے کی کوشش کی، وہ پراسرار قوتیں مجھے تلاش کرتی ہوئی اسی جگہ پہنچ جاتی۔ کیا بتاؤں عارف، کیسے کیسے چکر دینے پڑے ہیں انہیں، پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں نے ان پراسرار قوتوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بہرحال پھر میں اس شہر سے نکل کر بھاگا اور میں نے ویران علاقوں کا رخ کیا، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، سرنگوں میں، اور نہ جانے میں کہاں کہاں چھپتا پھرا ہوں۔ اس دوران ایسے ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ تم سنو گے تو ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤ گے۔ نہ جانے مجھے کون کون سے روپ دھارنے پڑے ہیں، تب کہیں جا کر میں ان لوگوں سے جان بچا سکا ہوں۔
अगर मैं मजबूर ना होता मेरे दोस्त, तो यकीन करो तुमसे एक लम्हे भी जुदा न रहता। बहरहाल मुझसे गलती हो गई जिसका मुझे इतराफ है। अगर मैं तुम्हें भी साथ ले लेता तो तुम्हें ये परेशानी उठाना न पड़ती, लेकिन आइंदा वादा है अगर मुझे मौत भी आई तो मरने से कबल तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और हम दोनों एक साथ एक कब्र में दफन होंगे। ये तालूत का कौल है और तालूत का कौल सच्चा है। बस पहली और आखिरी बार मुझे दिल से मुआफ कर दो, आइंदा कभी इसकी नौबत नहीं आएगी। तालूत के लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसकी मजबूरी पर गौर किया और यही फैसला किया कि दर हकीकत वो मजबूर था, वरना ऐसा न करता। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे सुबह हो गई है, मेरी परेशानियों के दिन खत्म हो रहे हैं और ये वीरान दुनिया फिर से आबाद हो गई है। मैंने तालूत की तरफ देखा और तालूत ने दोनों हाथ फैला दिए। मैं उठा और तालूत से लिपट गया और तालूत मेरी पीठ थपकने लगा। तुझे जितनी तकलीफें उठानी पड़ी हैं मेरे यार, मैं उन सब का अजाला कर दूंगा। एक एक को ऐसी सजा दूंगा कि वो भी क्या याद रखेंगे। चुन चुन कर उन लोगों से बदले लूंगा जिन्होंने तुझसे दुश्मनी की है। नहीं तालूत, उनमें से कोई मुजरिम नहीं है, कोई काबिले सजा नहीं है। बस मैं ही खुदगर्ज हो गया था। मैंने दो बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। मुझे उन गरीब सिपाहियों की मौत का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। ना जाने उनके बीवी बच्चों पर क्या गुजरी होगी। हम उन्हें पूरी जिंदगी के लिए फिक्रे मुआज से आजाद कर देंगे। हम उन्हें इतनी दौलत देंगे कि जिंदगी भर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर ये सब हुआ कैसे? तुम मुझे पूरी कहानी तो सुनाओ। ये कौन सी जगह है? मैंने पूछा। ये एक होटल का कमरा है, मैंने किराए पर हासिल किया है। अब तो मुझे भी इस दुनिया में रहना आ गया है। तब खाने के लिए कुछ मंगवाओ, मुझे सख्त भूख लग रही है। मैंने कहा। ओ अभी लो, तालूत ने कहा और फिर उसने बैरे को बुलाने के लिए घंटी बजाई और बैरे के आने पर उसे बहुत सी चीजों का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर के बाद ऑर्डर की तकमील हो गई और मैं मर भुक्कों की तरह प्लेटों पर हाथ साफ करने लगा। तालूत भी मेरा साथ दे रहा था और मुस्कुराते हुए मुझे देखता जा रहा था। फिर कॉफी पीते हुए मैंने अपनी दास्तान उस वक्त से शुरू की जब मैं नरगिस रहमानी के यहाँ से वापसी के बाद टेलीफोन पर बात करने वाले से मुलाकात करने के लिए गया था। शेखर की पूरी दास्तान सुनाने के बाद मैंने बात की दास्तान सुनाई, जिसमें नरगिस रहमानी का तज़किरा, दाऊद रहमानी की फर्ज शनासी, पुलिस कांस्टेबलों के कत्ल, सुरैया से मुलाकात, शेखर और उसके साथियों के कत्ल से पुलिस हेड ऑफिस तक के वाकयात शामिल थे। तालूत के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मेरे खामोश होने पर वो कई मिनट तक खामोश रहा। कभी उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नजर आती और कभी गम के तासुरात। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, बुर्दा फरोश तुम्हारे हाथों मारा गया। काश मुझे उसे इंतकाम लेने का मौका मिल जाता, लेकिन उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। नहीं तालूत, मैंने भी सख्त लहजे में कहा, उनमें से एक भी सजा का मुस्तहिक नहीं है। सबने अपने फराइज इंजाम दिए थे। पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ है वही अफसोसनाक है। सबने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। मेरी निगाहों में उनमें से एक भी मुजरिम नहीं है। हम उनमें से किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और दाऊद रहमानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तालूत ने गुस्से से खौलते हुए कहा। दाऊद रहमानी का किरदार भी मेरी निगाहों में बुरा नहीं है। उसने बड़े खुलूस से कहा था कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा चला और मुझे बचाने में उसकी पूरी दौलत भी सरफ हुई तो वो उससे दरेग नहीं करेगा। नहीं तालूत, उनमें से कोई भी काबिले सजा नहीं है। जो काबिले सजा था उसे मैं कैफरे किरदार तक पहुंचा चुका हूँ। तालूत मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तो अब क्या इरादे हैं? तुम्हारे ऊपर से खतरा टल गया? हाँ, वो मायूस होकर वापस चले गए हैं। लेकिन तुम उन्हें धोखा देने में किस तरह कामयाब हुए? जाहिर है वो भी तुम्हारी तरह पुरस्कार कुव्वतों के मालिक होंगे। ये ना पूछो यार, क्या क्या जतन करने पड़े हैं। यूं समझ लो कि एक रात मुझे गधे के रूप में एक धोबी के यहाँ बंदा रहना पड़ा। तालूत ने झिंपे हुए लहजे में कहा और मेरे हलक से एक जोरदार कहकहा उबल पड़ा। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी फुर्सत में पूरी दास्तान सुनाऊंगा। तालूत ने कहा और मेरे हलक से कहकहे उबल रहे थे और तालूत बुरी सी शक्ल बनाए बैठा था। बहुत दिनों के बाद यूं खुलकर हंसा था। तालूत को एक अजीब सी फरहत का एहसास हो रहा था। तफतन, तालूत ने कहा, सुनो, तुम्हारे यहाँ भी तो शहनशाही निजाम है। मेरा मतलब है शहनशाह टाइप के लोग होते हैं जिनके अहकामात चलते हैं। था कभी, अब ये खत्म हो चुका है। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। कहाँ? मैंने ताजुब से कहा, पहाड़ों के दरमियान, जहां हर तरफ बर्फ बिखरी पड़ी है। ओह, शायद तुम इलाका गैर की आजाद रियासतों की तरफ निकल गए होगे। जो कुछ भी हो, मुझे वो खित्ता बहुत पसंद आया। अगर तुम साथ होते और मैं संगीन हालात से दो चार ना होता तो कुछ वक्त वहां गुजार कर जरूर लुत्फ अंदोज होता। हाँ, लेकिन मैंने वो इलाके नहीं देखे, सिर्फ उनके बारे में सुना है। मैंने कहा, तो फिर क्या ख्याल है? क्या मतलब? चलें उधर, दिलचस्पियां रहेंगी। तालूत ने बच्चों के से अंदाज में खुश होते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
میں نے نیم رضامندی سے کہا۔ خود میں بھی اس ماحول سے اکتا گیا تھا اور تھوڑی سی تبدیلی چاہتا تھا۔ تب ٹھیک ہے، ہم وہاں چلیں گے، لیکن میرے دوست تم مجھے تھوڑی سی اجازت ضرور دو گے۔ کیسی اجازت؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے تمہیں ترنے والا سمجھا تھا میں ان کے ساتھ تھوڑی سی تفریح کر کے ان پر تمہاری اہمیت واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم داؤد رحمانی سے بھی ملیں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ ان باتوں سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے طالوت، ہے تم نہیں سمجھتے، مگر تم نرگس سے بھی بات کر لینا۔ ویسے کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ طالوت نے مجھے گھورا۔ محبت؟ وہ مجھے پسند ہے، اگر میں چاہتا تو اسے بآسانی حاصل کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ میرے لیے ایک عام عورت سے زیادہ نہ رہ جاتی۔ لیکن وہ ایک سادہ دل لڑکی ہے، میں اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تب پھر تمہارے کہنے کے مطابق آخری وقت میں وہ تمہاری سچائی پر یقین کر بیٹھی تھی، اور اب اس کی نہ جانے کیا حالت ہوگی، تم اسے سمجھا تو سکتے ہو۔ طالوت کے ان جملوں نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ سچ بتاؤں، میرے دل میں بھی یہ خواہش مچل اٹھی کہ کم از کم نرگس پر ان واقعات کے بعد کا رد عمل تو دیکھوں۔ طالوت میری شکل دیکھ رہا تھا، مجھے نرم پا کر وہ بولا، بس اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے ضرور ملیں گے۔ اور میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اب میں اپنے حالات پر غور کر رہا تھا۔ کچھ دیر قبل میرے دل میں کتنی مایوسیاں تھیں، کیسا اندھیرا تھا، اور اب میں نے طالوت کو دیکھا، وہ کسی خیال میں غرق تھا۔ کیا سوچ رہے ہو طالوت؟ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا۔ کچھ نہیں، صرف چند دلچسپ پروگرام بنا رہا ہوں۔ اب تم دیکھو گے کیسی کیسی تفریحات ہوتی ہیں۔ یقین کرو پچھلے دن میرے لیے بھی سخت کوفت کا باعث رہی ہیں۔ تھوڑی سی تفریح کر لوں گا تو موڈ درست ہو جائے گا۔ ویسے تم تھکن تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، تمہارے آ جانے کے بعد اب تھکن کیسی؟ پھر بھی آج رات آرام کرو، ہم کل نرگس رحمانی کے یہاں ناشتہ کریں گے۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ رات کو ہم کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں ان خوفناک لمحات کو بھلا نہیں پا رہا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال کافی دیر تک جاگنے کے بعد نیند آ ہی گئی۔ جب صبح اٹھا تو تازہ دم تھا،